दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं अनीता मिश्रा जी और हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण पे। अनीता जी खुद महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। उन्होंने अपना करियर जॉब से शुरू किया, उसके बाद लैक्मे सेंटर्स की फ्रेंचाइजी ली। लखनऊ और बनारस में उनके कई सेंटर हैं। अभी वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं। समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की वो महिला राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष हैं। और वहाँ से फिर धीरे धीरे शुरू हुआ। क्या था ये यात्रा वो? जी देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स किया, जूलॉजी ऑनर्स। उसके बाद मैंने लखनऊ से एमसीए किया और फिर वो कैंपस से जैसे जॉब मिलती मुझे जॉब मिल गई। और मैं वहाँ पर जो सेल्स की जॉब नहीं थी मेरी, आफ्टर सेल सर्विस की थी। कस्टमर रिलेशंस ऑफिसर थी मैं। और पूरा यूपी, कई बार बीच में पंजाब और मध्य प्रदेश भी आ जाता था मेरे अंडर में। तो वो हमने किया है, आफ्टर सेल सर्विस का जॉब किया है हमने। उसके बाद कुछ दिनों तक मैंने नौकरी करी। लेकिन पहले भी हम इन बातों पे चर्चा कर चुके हैं कि जैसे कि हर बार ऐसा होता है कि जब आप, हमारे टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही होता था कि महिलाएं जब नौकरी करती हैं या बिज़नेस करती हैं, कभी अगर करियर में दिक्कत आती है दोनों हस्बैंड वाइफ के एडजस्टमेंट की, तो मोस्टली यही होता था कि महिलाओं को ही करियर अपना जो है सैक्रिफाइस करना पड़ता था। तो फिर मुझे भी, और खैर मेरे पर इस चीज़ के लिए किसी का कोई दबाव नहीं था। मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे अपने मायके में भी और मेरे ससुराल में भी या मेरे हस्बैंड भी, कभी किसी ने मुझे किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं दिया। वो मेरे अपने डिसीजंस थे। जैसे मैं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली लाइफ शुरू करना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, तो ये मेरा अपना होल सोल डिसीजन था कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और हम बनारस वापस, वहाँ पे मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे थे तो हम चले गए थे। लेकिन फिर वही है कि डेस्टिनी है और ऊपर वाले की कृपा है, अपने लोगों का आशीर्वाद है। तो मुझे वहाँ पे भी बिज़नेस करने का मौका मिला। जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी, उन्हीं लोगों ने मुझे, यूरेका फोर्ब्स थी, टाटा की कंपनी थी उस टाइम पे, उन लोगों ने मुझे अपना सर्विस फ्रेंचाइजी नियुक्त किया। पूरा बनारस, मुगलसराय, रामनगर, ये पूरा बहुत बड़ा एरिया मुझे मिला और मैंने काफ़ी सालों तक उनका आफ्टर सेल सर्विस का बिज़नेस संभाला। और एक बार फिर मेरे हस्बैंड को लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि उनका बिज़नेस काफ़ी फैल रहा था। बनारस, लखनऊ, उत्तराखंड में भी उनको एक्सपेंशंस करना था। तो लखनऊ में उनका ऑफिस था ऑलरेडी बहुत सालों से। तो उनका ऐसा हुआ कि उनको बैठना है, अब लखनऊ में बैठना है, यहाँ से वो उत्तराखंड अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। तो फिर से वही कि अपना पूरा बिजनेस मैंने अपना वहाँ पे पूरा सेट बिजनेस था। मेरे पास सर्विस इंजीनियर्स थे, 7-8 सर्विस इंजीनियर्स थे, मैनेजर थी मेरे ऑफिस की, और काफ़ी बिजनेस अच्छा चल रहा था। तो खैर वो मेरे को हमेशा से खुद पे बहुत भरोसा रहता था कि कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। तो हमने वो बिज़नेस वहाँ पूरा, अपने एक मित्र थे, वो ज़रूरतमंद मित्र थे, उनको पूरा बिज़नेस अपना ट्रांसफ़र किया वैसे ही, बिना किसी अपने लाभ के उनको पूरा बिज़नेस ट्रांसफ़र किया और मैं यहाँ आ गई। तो मैं जो कुछ भी आज हूँ उसमें थोड़ा सा मेरे उन मित्र की जो वाइफ थी उनका आशीर्वाद भी था। उन्होंने मुझसे कहा था जो तुमने मुझे दिया है उसका 10 गुना भगवान तुम्हें देगा। और इनफैक्ट ऐसा ही हुआ। बहुत कम टाइम में लखनऊ में आई और रही और बहुत कम समय में ही मेरे को लैक्मे सैलून खोलने का ऑप्शन मिला और मैंने पहला लैक्मे सैलून खोला। और फिर तो रुके ही नहीं, हर 1 साल 2 साल पे एक नई ब्रांचेस खुलती रही। और ब्यूटी इंडस्ट्री में मैंने बहुत काम किया, बहुत सारे काम किए। लैक्मे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लैक्मे लीवर ने, उन लोगों ने मुझे हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दी, जिसके लिए मैं उनकी भी आभारी हूँ। और लोग भी बहुत जुड़ते गए हमारे साथ। कस्टमर्स ऐसे हैं जो मेरे साथ फर्स्ट डे से आज तक जुड़े हुए हैं, आ रहे हैं। तो बिज़नेस तो बहुत अच्छा चला। उसके बाद फॉर्चुनेटली, जैसे मेरे को बहुत बार एजुकेशनिस्ट बनने का बहुत शौक़ रहता था कि मैं जब पढ़ाई करती थी तो मैं ऐसा सोचती थी, लेकिन पता नहीं कैसे किसी और फील्ड्स में, जैसे मैं टेक्निकल फील्ड में चली गई जहाँ पे पूरे टाइम मशीनें बन रही हैं, इंजीनियरिंग का काम हो रहा है। उसके बाद एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गया, मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में आ गई जहाँ पे मशीनों से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूटी जिससे मेरा कोई लेना देना नाता नहीं था, उसमें आ गई।
उसके बाद अचानक से मतलब भगवान ने मुझे एजुकेशन की फील्ड में डाल दिया। मेरा लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक के इंस्टीट्यूट्स मुझे रन करने का मौका मिला, जो मैं लखनऊ और बनारस दोनों जगह पे कर रही हूँ। तो मैं वहाँ भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो भी मेरी एक आंतरिक इच्छा थी। तो वहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये तो मेरी जर्नी है जो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताई, कि मैं अपनी जो सक्सेसफुल जर्नी रही है उसमें मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरे दोस्तों, मेरे हस्बैंड और कुछ हद तक कहें तो मेरे बच्चों ने भी बहुत एडजस्ट किया होगा। तो बहुत अच्छे से मेरा ये करियर चला। कई बार बंद करना और त्याग करने के बाद भी ऊपर वाले ने मुझे मौके दिए और मैं आज। लेकिन हर बार आपकी एक नई फील्ड होती थी जी। पहले टेक्निकल फील्ड में थी, फिर ब्यूटी में, फिर एजुकेशन में और फिर पॉलिटिक्स में। तो ये जो चेंज हुआ, इसको समय के हिसाब से कैसे इस बदलाव को आपने लिया? देखिए, एक मैं आपको बात कहना चाहूँगी कि और लेडीज़ जो होती है, एक महिला जो होती है, वो मल्टीटास्कर होती है ना। वो घर में खाना भी बना लेती है, घर का इंटीरियर भी कर लेती है, एजुकेशनिस्ट भी होती है, वो बच्चों को पढ़ा भी लेती है, सामाजिक प्राणी वो बहुत मजबूत होती है। घर में मेहमान आते हैं तो उनका कैसे ख्याल रखना है, कैसे अपने सारे कामों के साथ एडजस्ट करना है, तो वो सोशली भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो मल्टीटास्कर तो एक महिला पहले दिन से थी। ये है कि मौके उतने उनको नहीं मिलते थे। और आप देखिए तो हमारे देश में तो दुर्गा जी के कितने हाथ थे, तो यही वही डिपिक्ट करता है कि मल्टीटास्कर, मतलब दुर्गा जी के 8 हाथ हैं, वो 8 हाथ से 8 अलग अलग काम कर सकती हैं। तो वैसे ही महिलाओं को आप जो भी टास्क देंगे, अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है और उसको एनकरेजमेंट मिले, तो वो सब काम कर लेती है। रही बात डिफरेंट फील्ड की, तो देखिए जब मैं पढ़ाई जो मैंने की थी कंप्यूटर्स की थी, नौकरी में भी आई तो वैसा ही था। फिर नौकरी से जब मैं उस टेक्निकल बिजनेस में आई तो वो टेक्निकल जॉब थी, वो भी मतलब थोड़ा रिलेशन था ही। जब मैं लैक्मे सैलून की बिजनेस पार्टनर बनी तो वहाँ का जो पैटर्न ऑफ वर्किंग था वो बिल्कुल वही था जो मैं पहला बिजनेस कर रही थी। वहाँ भी मैं बिजनेस पार्टनर थी, यूरेका फोर्ब्स की बिजनेस पार्टनर थी। सेम पैटर्न था वहाँ भी कि हम बिजनेस करते थे और जो भी अर्निंग होती थी वो हमारी उनकी जो भी पार्टनरशिप डिसाइड हुई थी वो था। वहाँ भी था कि वहाँ पे एक फोर्स होती थी जो मुझे और मेरे जो लोगों को मैं अपॉइंट करती थी उनको रिक्रूट करते थे, ट्रेन करते थे, और वहाँ पे भी उनका ऊपर से हमें सपोर्ट मिलता था। सेम पैटर्न यहाँ भी था कि मैं भी बिजनेस पार्टनर हूँ लैक्मे लीवर के साथ, और यहाँ पे बस ये था कि यहाँ पे मशीन नहीं बनाना है, ब्यूटी सर्विसेज, हाँ ब्यूटी सर्विसेज देनी है लोगों को। तो मेरा काम तो मैनेजमेंट और एक बिजनेस रन करना था। ब्यूटी का काम मेरे लिए नहीं था, मेरे को नहीं करना था क्योंकि मुझे उसका कुछ आता नहीं था। लेकिन मैं जब इस इंडस्ट्री में आई तो मुझे लगा, शुरुआत जब मैंने की तभी मुझे लगा कि आप कोई काम करते हैं और उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय या आपका कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना सके, या जो कस्टमर्स भी आ रहे हैं उनको आप पे पूरा भरोसा हो सके कि अनीता मिश्रा के लैक्मे सैलून में अगर मैं जा रही हूँ तो मेरे को सब कुछ सही होगा। तो वो भरोसा कैसे जगाना है, तो फिर मैंने पढ़ाई की, डिप्लोमा किया कॉस्मेटोलॉजी में लंदन से। वो मैंने मतलब बहुत सीरियसली, अगर ना कहें कि बहुत सीरियसली तो नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने किया और उससे मुझे नॉलेज मिली। उसके अलावा लैक्मे लीवर की भी सारी ट्रेनिंग्स मैं अटेंड करती थी, हर ट्रेनिंग में मैं बैठती थी, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस से लैक्मे लीवर के सहयोग से मैंने बहुत अच्छे काम किए, काफ़ी अच्छी तरीके से अपने सैलून्स रन किए। और कोविड में भी आपने देखा कि बहुत सारे सैलून्स बंद हुए, लोगों के काम नहीं हो पाए, लेकिन मेरे सैलून्स कैसे भी करके अच्छी तरह सरवाइव कर गए और अब हम अच्छा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस फील्ड में जा रहे हैं, हाँ जी, उस फील्ड में आपको एक नॉलेज क्रिएट करना ज़रूरी है, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाके सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद उसकी डीप नॉलेज नहीं लेंगे तो दिक्कत ज़रूर आती है। आपके लोग ही आपको बेवकूफ़ बना देंगे। तो कोई भी काम आप करें तो पहले आप ग्रास रूट लेवल पे जाके उसको सीखें ज़रूर। लेकिन पॉलिटिक्स बड़ा अलग था। हाँ, मतलब मेरे लिए भी बड़ा, आपके लिए तो बहुत था। मेरे लिए भी बहुत आश्चर्यजनक ये जो पड़ाव था पॉलिटिक्स वाला,
मेरा तो इसमें कभी कोई इंटरेस्ट था नहीं। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो हैं वो हमारे जो मेरे हस्बैंड हैं वो इंटरनेशनल शूटर हैं और मेरा बेटा भी ISSF शूटर उस समय हो गया था। तो वो चाहते थे कि वो दोनों लोग ज्वाइन करें। तो इनफैक्ट उन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, मेरे हस्बैंड ने पार्टी ज्वाइन की और जब हम गए तो उन्होंने कहा कि अब इनको भी ज्वाइन करवाइए, तो सशक्त महिला हैं, ऐसी महिलाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मतलब एक उन्होंने एनकरेजमेंट दिया कि अगर ऐसी पढ़ी लिखी सशक्त महिलाएं पॉलिटिक्स में आएंगी तो पॉलिटिक्स का सिनेरियो महिलाओं के लिए थोड़ा सुधरेगा। तो उन्होंने जब इस तरह से एनकरेज किया तो फिर हमने भी ज्वाइन किया। तो लेकिन मेरा एक नेचर है ना, मैंने आपको बोला कि जब भी आप कोई काम या तो हाथ में लीजिए मत, और अगर आप हाथ में लीजिए तो फिर उसको अपना 100% दीजिए। तो मैंने पार्टी ज्वाइन की तो वहाँ भी ऐसी बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारे लोगों ने माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से कहा कि आपने एक पेज 3 महिला को पार्टी में ले आए हैं और वो तो बिजनेस वुमेन हैं, सोशलाइट हैं और AC में रहने वाली महिलाएं हैं, वो क्या राजनीति करेंगी, वो कैसे काम करेंगी, उनको अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। तो मुझको ये बातें सुनने में आई तो मैंने कहा कि अरे कोई नहीं, जब भी ऐसा हो, बिल्कुल लाजिमी है लोगों का ऐसा कहना कि एक नया बंदा कोई आता है और उसको इतनी बड़ी पोस्ट दी जाती है, तो थोड़ा सबका ये कहना लाजिमी था। लेकिन मैंने उसको एक चैलेंज की तरह लिया कि अगर किसी इतने अनुभवी व्यक्ति ने जिनको कि इतने सालों का राजनीतिक अनुभव है, किसी को कोई पोस्ट दी होगी तो ज़रूर कुछ देखा या समझा होगा तभी दिया होगा। तो मेरे को एक अंदर से चैलेंज हो गया कि मुझे काम तो करके ही दिखाना है, लोगों की बोलती बंद हो जाए। तो विदिन 3 मंथ्स टाइम समझिए, फिर वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हुए, चुनाव भी आ गए थे लोकसभा के। तो मैंने गांव गलियों मैं भूल गई कि मैं एक बिजनेस वुमेन भी हूँ, मेरा इधर काम भी है, और मैं गलियों गांव धूप में, गर्मी में, नाली क्रॉस करके जैसे भी जाना है, पानी क्रॉस, हमारी जो महिलाओं की टीम थी उसके साथ हम लोगों ने काम किया और लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई और लोगों ने फिर मेरे लिए फेसबुक पे उन्हीं लोगों ने पोस्ट लिखी जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। वो पार्टी के बहुत से ऐसे लोग, उन लोगों ने फेसबुक पे लंबी पोस्टें लिखी कि मतलब अनीता जी ने जिस तरह सबको गलत प्रूफ कर दिया, हमें भी गलत प्रूफ कर दिया। तो मुझे यही लगता है कि आप कोई भी काम लें तो उसको आपको आता हो ना आता हो, आप सीखने की कोशिश करें, अपना 100% दें, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन 3 फील्ड है, आप नौकरी, बिजनेस और पॉलिटिक्स जी सब देख लिया। महिलाओं की क्या स्थिति है ओवरऑल समाज में? देखिए, हमको ऐसा लगता है कि महिलाओं का बहुत सशक्तिकरण हो गया है, लेकिन आप जब तीनों ही फील्ड में जब आप बहुत अंदर तक जाते हैं, घुसते हैं, देखते हैं महिलाओं की स्थिति, तो समझ में आता है कि ऐसा लगता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण हर जगह भीख में मिल रहा है, जो कि मुझे बहुत पेनफुल लगता है। मुझे अंदर तक इस बात का दर्द होता है जब मेरे यहाँ कोई लड़कियाँ आती हैं जो हमारे यहाँ सीखती हैं ब्यूटी का काम और फिर जॉब करने आती हैं, तो लड़कियों को मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ किया, मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है तुम काम करना चाहती हो तो जाओ करो। तो ऐसा लगता है कि मतलब वो कमा भी रही है, घर का काम भी कर रही है, बच्चे भी देख रही है, उसके बाद नौकरी पे भी आ रही है। दूसरे मतलब ऐसा लगता है कि दया पे मतलब उन्होंने अलाउ कर दिया, वो मुझे परमिशन देते हैं, लेकिन वो कहते हैं लेकिन ये नहीं होना चाहिए, टाइम से तुम जाओ और टाइम से घर आ जाओ। मतलब इस तरह की चीज़ें आज भी हैं कि औरतें जो दिख रही हैं सशक्त, वो भी ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारी पितृसत्तात्मक हमारा देश है वहाँ अभी भी ऐसा लगता है कि दया पे कर रहे हैं, मतलब जो महिलाओं को मिल रहा है। इसके अलावा जब बिजनेस में भी देखिए तो बिजनेस में भी महिलाएं हैं, मैं अपनी बात नहीं करूँगी, मैं एक सशक्त महिला हूँ, लेकिन मेरे जैसी कितनी महिलाएं हैं। मोस्टली महिलाओं को देखिए तो वो बिज़नेस कर रही हैं या नौकरी कर रही हैं, फिनेंशियली वो बहुत इंडिपेंडेंट नहीं रहती है। हमारे देश का जो ये सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, GST, कानूनी दांव पे जो कानून हैं वो सब थोड़ा कठिन है, महिलाओं को उतना समझ में नहीं आता, वहीं पर आके पुरुष ओवरटेक करते हैं। तो वहाँ भी मैं देखती हूँ कि बहुत आज़ादी, स्वतंत्रता बहुत सी महिलाओं को नहीं मिलती है, जो कि पढ़ी लिखी हैं, नौकरी भी कर रही है, सब कुछ, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो चूक जाती है। उतना अच्छा अभी भी नहीं है महिलाओं का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे औरतों को और ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सरकार को भी उसमें
देखना होगा कि अगर कोई महिला अपना बिजनेस कर रही है, व्यवसाय कर रही है, तो कैसे महिलाओं को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिविलेज दी जा सकती है, कैसे महिलाओं को थोड़ा और सपोर्ट किया जा सकता है। जबकि सोसाइटी में भी इसका उल्टा है, जब भी कोई सरकारी महकमा महिला को देख लेता है तो वो बहुत और ज़्यादा चढ़ने की कोशिश करने लगता है। तो मेरा तो खैर ऐसा है कि हमारे पति हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, तो हमारे ऊपर कोई सरकारी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर पाता है। वो स्ट्रांग हैं और काफ़ी अच्छा उनका मैनेजमेंट भी रहता है, उनका मेरे को सपोर्ट भी रहता है। तो अभी जैसे मेरे मुंह से निकला कि मेरे पति स्ट्रांग है और मुझे उनका सपोर्ट रहता है, देखिए अभी ये मेरे फ्लो में ही निकल गया। तो यही चीज़ है, शायद मेरे हस्बैंड कहीं इंटरव्यू देंगे तो उनके मुंह से ये सब कभी नहीं निकलेगा। तो ये बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। और सच भी ये है कि अगर मेरे हस्बैंड का इतना सपोर्ट मुझे ना हो हर तरह का, तो मुझे दिक्कत ज़रूर आती है। तो ये चीज़ें कब ख़त्म होगी मुझे नहीं पता। कब एक पति भी बैठ के ये कहेगा कि मैं इतना जो आज कर पाया हूँ, मेरे को मेरी पत्नी का बहुत इसमें सपोर्ट रहा, शायद इस तरह का सपोर्ट नहीं होता तो मैं इतनी मजबूती से नहीं कर पाता। तो ये सिनेरियो अभी भी मुझे लगता है कि सदियों लग जाएंगे हमारे देश में। अभी कुछ और आपकी हॉबीज़ हैं? देखिए मेरी हॉबीज़ तो यही है कि मैं लोगों से मिलना जुलना, बातें करना और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम हमेशा ये देखते हैं कि सुबह से उठे काम पे लग गए। जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी बहुत बिजी हैं, वो घर देखना है उनको, बच्चों की पढ़ाई है, स्कूल है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, खुद का भी मेंटेनेंस है, गेस्ट है, मेहमान है, तो बहुत सारे काम है। और आजकल पढ़ी लिखी कोई भी महिला घर में नहीं बैठती, कुछ नहीं, तो सोशल वर्क इतने स्ट्रांगली कर रही है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उसको। तो वो सब बहुत वक्त नहीं है किसी के पास। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपके पास जो वक्त नहीं है तो अपने लिए वक्त चुराना सीखें, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना सीखें, क्योंकि वही एक्चुअली आपकी असली लाइफ है जो आप जी रहे हैं। बाकी तो आप बस भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं। महिलाओं की जो भूमिका है समाज में महत्वपूर्ण है, वो इसको और कैसे मजबूत करें? जैसे कि आपने कहा कि प्लानिंग लेवल पे सरकार एक कर सकती है जी, लेकिन महिलाएं खुद के लेवल पर फाइनेंस सीख सकती हैं जो उनका कमज़ोर पॉइंट है। और क्या चीज़ें हैं जिनसे वो अपने को और इम्प्रूव कर सकती हैं? देखिए यही मैं जब भी कहीं बात करती हूँ तो मैं ही कहती हूँ कि महिलाओं की जो स्थिति है आजकल, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या पारिवारिक हो, जो भी स्थिति है इस समय की महिलाएं इतना सरकारी आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सरकार आती जाती, सरकार के जो नियम कानून जो भी महिलाओं के लिए आते हैं वो सबसे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हर जगह महिलाओं का ही सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो मैं जब भी कहीं बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ जो भी पावरफुल महिला है, जो भी सशक्त महिला है, अगर वो इस बात को ठान ले कि मैं कम से कम 2 और महिलाओं को सशक्त बनाऊंगी, 2 और महिलाओं को एम्पावर करूंगी, तो मुझे लगता है कि हर महिला एम्पावर्ड होगी। और एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ बाहर निकल के पैसे कमाना, नौकरी करना नहीं है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत पैसे भी कमा रही हैं, नौकरी कर रही हैं या बिजनेस कर रही हैं या सोशली बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो एम्पावर हैं कि नहीं, जब आप बहुत अंदर गहरे भीतर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो बिल्कुल भी एम्पावर नहीं है। बाहर से जो दिख रहा है अंदर से वो नहीं है। तो मेरे को लगता है कि एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ पैर पे खड़े होकर पैसे कमाना नहीं है। एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप पारिवारिक रूप से भी आप सशक्त हों, परिवार में भी आप सशक्त हों, समाज में भी आप सशक्त हों। और महिलाओं को एक तो देखिए महिलाओं के साथ क्या होता है, अभी यहीं जैसे हम नौकरी कर रहे हैं दो लोग, तो हमेशा महिलाएं मेहनत करती हैं ज़्यादा, क्योंकि वो जैसे मैं भी नौकरी भी कर रही थी तो मेरे प्रमोशंस बहुत जल्दी हुए, तो मैं बहुत काम करती थी इसलिए मेरा प्रमोशन हुआ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा डिपार्टमेंट सर्विस है तो मैं बाकी चीज़ को क्यों करूं। अगर मेरे बॉस ने कोई बात कह दिया तो मैं सेल्स टीम के लिए भी काम करती थी, उनके लिए मोटिवेशनल मैं ऑफिस में इवेंट्स करा करती थी, तो मेरा प्रमोशन हुआ। लेकिन जनरली समाज में क्या होता है, अगर महिलाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं तो वो अरे ये आगे बढ़ गई, अरे तो उनसे ये मतलब उसके बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं। अगर आदमी मेहनत करके आगे बढ़ गया तो वो सिर्फ मेहनत से ही बढ़ा है,
तो ये जो मेंटालिटी वो चेंज करनी है, चाहे ये पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो अक्सर महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होती हैं, तो उसको महिलाओं को कंडेम करना सीखना होगा। जब वो सीख जाएंगी तो फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व दूर हो जाएंगी। महिलाएं ही महिलाओं के लिए बोली गई बातों को कंडेम नहीं करती हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा, देखिए मेरा जो बिजनेस है उसमें महिलाएं ही महिलाएं हैं, तो मैं उन महिलाओं को इतनी मेहनत करते हुए देखती हूँ। हमारे बिजनेस में कुछ मेल भी रहते हैं, जैसे हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो मेल हैं, अकाउंट्स के और चार्टर्ड अकाउंटेंट ये लोग मेल हैं, लेकिन मैं महिलाओं को देखती हूँ कि वो घर का खाना बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, टिफ़िन भेजती हैं, हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करती हैं, अपना टिफ़िन तैयार करके राइट टाइम पे ऑफिस आ जाती हैं। और जो लड़के हैं वो सबको बना हुआ टिफ़िन मिलता है, वो उठते हैं, वो अक्सर लेट होते हैं और वो लापरवाह भी होते हैं। लेकिन लड़कियों को अगर जो टास्क दिया जाता है वो बहुत सीरियसली उसको करती हैं, तो इसलिए वो प्रोग्रेस करती हैं। तो मैं सारी महिलाओं से और अपने समाज से कहना चाहती हूँ कि महिलाएं अगर प्रोग्रेस करती हैं तो वो दुगुनी तिगुनी मेहनत करने के बाद प्रोग्रेस करती हैं। कभी भी उनके प्रोग्रेस को शक की नज़र से ना देखिए। होते होंगे 1-2%, 0.001% लोग की हो सकता है कि वो किसी और तरीक़ों से प्रोग्रेस करते हो, लेकिन अक्सर जो हमारे समाज में ये चीज़ें, इसको मैं ख़त्म होते हुए अपनी आंखों से देखती हूँ। तभी महिला सशक्तिकरण होगा। जी तो सर, आप महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसे हम लोगों की ये चर्चा हुई कि महिलाओं को महिलाओं का साथ देना चाहिए, तो पुरुषों को जब वो आगे बढ़ते हैं या प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में, तो महिलाओं का उसमें बहुत सहयोग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पुरुषों को भी सपोर्ट करना चाहिए महिलाओं का। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो थोड़ा शैलेंद्र जी की तरफ देखें, क्योंकि शैलेंद्र जी को मैंने देखा है, हर एक महिला जो भी अपनी जिस भी क्षेत्र की हो, स्ट्रगल कर रही है, आगे बढ़ना चाहती है, शैलेंद्र जी जितना हो सकता है वहाँ पहुँचते हैं बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के। मैं आज से नहीं, मैं 15-16 साल से देख रही हूँ कि जाते हैं, महिलाओं को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनके बारे में अपनी पत्रिकाओं में लिखते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। तो इस तरह से समाज में अगर हर व्यक्ति जहाँ पे खड़ा है वहीं पे अपना रोल प्ले करे तो ज़रूर महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा। और मैं इसके लिए शैलेंद्र जी को साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और मेरी भी प्रोग्रेस में इनका बहुत बड़ा हाथ है। 15 साल पहले जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो शैलेंद्र जी से मेरी पहली बार पहचान हुई थी। उन्होंने हमें बहुत एनकरेज किया और हमारे बहुत सारे राइटअप्स लिखते थे, मुझे आगे बढ़ाते थे, और बिना किसी स्वार्थ के। मतलब मैंने जो ये चीज़ देखी कि कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, बस जो भी आगे बढ़ना चाहता है उसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो करते हैं। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपने हार्दिक धन्यवाद, आपने इतने अच्छे शब्दों से हमारी यात्रा को आपने देखा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।